अच्छा जी, कल हमारी डिस्कशन शुरू हुई थी ओवरहेड्स के ऊपर। प्रोडक्शन ओवरहेड्स को कॉस्ट पर यूनिट में कैसे ऐड करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट डिटरमिन करने के लिए हमारी जो डिस्कशन थी उसके मुताबिक आपने कॉस्ट पर यूनिट डिटरमिन करनी हो, वो मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत हो या वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत हो। मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको डायरेक्ट कॉस्ट में वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड करने हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपको डायरेक्ट कॉस्ट में टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड करने हैं। सो प्रोडक्शन ओवरहेड्स को कॉस्ट पर यूनिट में ऐड करने का क्या तरीका है, एस्टिमेटेड बेसिस पे हम इनको ऐड करते हैं। तो वो एस्टिमेट डेवलप करने का क्या तरीका है, उसके लिए हमने कहा था कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की मदद से हम ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एस्टिमेट करना सीखेंगे। वो वेरिएबल ओवरहेड हैं या टोटल ओवरहेड हैं, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की मदद से हम ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना सीखेंगे। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मजीद हमने बात की थी कि ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट हमें साल के शुरू में पता लगे तो हमारी जरूरत अच्छे अंदाज में फुलफिल होगी, क्योंकि हमके साल के शुरू में प्राइसिंग सेट करनी है। हम साल के शुरू में कॉस्ट जानना चाहेंगे और साल के शुरू में कॉस्ट जानने के लिए चैलेंज क्या था कि भाई ओवरहेड कॉस्ट एक्चुअल कितने इनकर होंगे, बिजली, गैस, किराया, सैलरी की मद में, वो साल के एंड में पता लगते हैं और हमें तो साल के शुरू में चाहिए। तो हमने इस बात सीखी थी कि हम फिर एक अंदाजन ओवरहेड अगले साल हमारा कितना खर्चा होगा, अंदाजन अगले साल हम कितने यूनिट्स बनाएंगे, इस डेटा को लेके हम एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट बना सकते हैं। अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं तो हम यहां पे बजटेड टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड ले लेंगे, और अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं तो हम यहां पे बजटेड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड ले लेंगे। ठीक है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड लोगे तो मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, और अगर टोटल ओवरहेड लोगे तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट हमें मिल जाएगी। यहां तक हमारी डिस्कशन थी कल। अगर कोई क्वेश्चन है, यहां तक कोई चीज समझ नहीं आई, कोई टर्म समझ नहीं आई तो पूछिए। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जी बेटा। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एस्टिमेट करने का फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है। नहीं, इट कैन कैलकुलेट ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। यस, मैंने कहा कि अगर आपको फिक्स ओवरहेड चाहिए तो आप यहाँ पे इसमें मैं थोड़ी सी मजीद क्लैरिटी इसको थोड़ा ऐड कर देता हूँ। चलिए आगे करके फिलहाल आप इसको काट दीजिए। फिक्स रहने दीजिए, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कैन बी एस्टिमेटेड। और वो मैंने फर्दर कह दिया कि अगर आपको टोटल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट चाहिए तो यहाँ पे टोटल ओवरहेड ले लीजिए, आपको वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट चाहिए तो यहाँ पे वेरिएबल ले लीजिए। ठीक है, जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल यहाँ पे जी? जी बेटा। IAS 2 की डेफिनेशन में वैल्यूएशन कॉस्ट पर यूनिट की डेफिनेशन आपको मिलेगी कहीं पे, कहाँ पे है जी? वो यही है जी। ये कौन सी लाइन बेटा समझ नहीं आई? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का मतलब चाहिए आपको या आगे की बात का? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन से मुराद होती है बाय एलिमेंट। अगर हम कॉस्ट को देखें तो मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। तो लेबर प्लस जो एक्सपेंसेस होते हैं, बल्कि इसको हम लेबर प्लस अदर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ओवरहेड्स, ठीक है जी, उनको हम कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट से मुराद वो कॉस्ट जो हम इनकर करते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, रॉ मटेरियल आपके पास आ गया, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए जो आपका कॉस्ट इनकर करते हैं उसमें लेबर भी आ जाती है, उसमें अदर एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों। अब हम इस जुमले को पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इंक्लूड कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज डायरेक्ट लेबर। They also include a systematic allocation of fixed and variable production overhead that are incurred in converting materials into finished goods. So conversion cost में आपके variable और fixed production overheads भी आ जाते हैं। Direct labor भी conversion cost का हिस्सा है और overheads भी आपकी conversion cost का हिस्सा है। Simple terms में conversion cost is equal to labor plus production overheads. ये conversion cost की आपकी एक तरह की understanding है, meaning है, और यही इस जुमले में बताया गया है। कन्वर्जन कॉस्ट इक्वल टू लेबर कॉस्ट, उसने डायरेक्ट लेबर लिख दिया, डायरेक्ट लेबर प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो खर्चा इनकर होता है उसको हम कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल?
अच्छा, ये अपनी डिस्कशन को इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग तक कल हम लेके आए थे, यहां से आगे लेके चलते हैं। ये फार्मूला तो बेसिक था, बट जिंदगी इतनी आसान होती नहीं है जितना इस फार्मूले में दिखी। प्रैक्टिकली प्रोडक्शन प्रोसेसेस में देयर आर सर्टेन चैलेंजेस। वो चैलेंजेस क्या हैं? कंपनी में बी इंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग मोर देन वन प्रोडक्ट। जब कंपनी मोर देन वन प्रोडक्ट बना रही है, तो कल हमने एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में एक बात डिस्कस की थी कि आपका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जो ओवरहेड कॉस्ट को फेयरली कॉस्ट पर यूनिट में एब्जॉर्ब करे। तो अगर आपकी प्रोडक्ट तो एक है तो कॉस्ट पर यूनिट एक आ गया, बात ठीक है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट एक से ज्यादा है और एक प्रोडक्ट पे 1 घंटा लग रहा है, एक पे 4 घंटे लग रहे हैं, तो फिर कॉस्ट ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट सेम नहीं हो सकती। तो यह चैलेंज आ गया। हमने तो जो फॉर्मूला सीखा उसमें तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट सेम आ रही थी। प्रैक्टिकली हम कह रहे हैं जहां जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाएगा तो फिर एक ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट नहीं आएगी, एक से ज्यादा ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आएंगी। सो दिस इज अ चैलेंज। जो बेसिक हमने बात सीखी थी उससे आगे चलना है तो कुछ और भी सीखना पड़ेगा। Another challenge जो हम फेस करते हैं, कंपनी में भी हैविंग डिफरेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। मतलब एक जो प्रोडक्ट बनती है, आजकल मॉडर्न मशीनरी का दौर है, देयर आर मल्टीपल मशीनरी विच आर यूज्ड इन मेकिंग अ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल से डेस्क की बात करें तो ये डेस्क आपका कटिंग, असेंबली, फिनिशिंग, पैकिंग, देयर आर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट जिनसे गुजर के ये प्रोडक्ट बन रही है। इसी तरह वो चेयर है, वो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट से बन रही है। तो होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जिनसे गुजर के एक प्रोडक्ट बनती है। और प्रैक्टिकली बात का यह भी देखा गया है कि एक प्रोडक्ट 4 डिपार्टमेंट से गुजर के बन रही है और एक प्रोडक्ट 3 डिपार्टमेंट से गुजर के बन जाती है, क्योंकि वो छोटी प्रोडक्ट है, उसमें कम फंक्शन परफॉर्म होते हैं। सो जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स में आप जाते हैं और मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ मल्टीपल डिपार्टमेंट्स भी आ जाते हैं, तो कहानी फिर इतनी आसान रहती नहीं जितनी इस फॉर्मूले में नजर आ रही थी। अब ये प्रोडक्ट 4 डिपार्टमेंट से गुजर के बनी है, ये प्रोडक्ट 3 डिपार्टमेंट से गुजर के बनी है, तो भाई इसको 4 डिपार्टमेंट में जो खर्चा हुआ है वहां से हिस्सा मिलना चाहिए। इंसाफ का तकाजा यह है, क्योंकि फेयर का वर्ड आ गया था। वो प्रोडक्ट 3 डिपार्टमेंट से गुजर के बनी है तो उसको 3 डिपार्टमेंट से हिस्सा मिलना चाहिए। तो जब हम डिपार्टमेंट्स और मल्टीपल प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो ये फार्मूला इज नॉट सफिशिएंट। ये फार्मूला तभी काम करेगा जब एक ही प्रोडक्ट आप बना रहे हैं। तो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो शायद वो तो 4 डिपार्टमेंट है, 3 है, उन सबसे गुजर के बन रही होगी, तब तो ये फार्मूला काम करेगा। लेकिन प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो या आपके डिपार्टमेंट्स एक से ज्यादा हैं और मल्टीपल प्रोडक्ट डिफरेंट डिपार्टमेंट से गुजर रही हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट टाइम स्पेंड कर रही हैं। मतलब कटिंग में इस पे 4 घंटे लगे हैं, कटिंग में उस पे भी 4 घंटे लगे हैं, असेंबली में इस पे 3 घंटे लगे हैं, असेंबली में उस पे 15 मिनट लगे हैं। सो हर प्रोडक्ट की डिफरेंट डिपार्टमेंट में टाइम स्पेंड करने की रिक्वायरमेंट फर्क हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट डिजाइन, डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। तो हमने जो बात की थी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रोसेस फेयर होना चाहिए। तो फेयर तो भाई तभी है कि टाइम एंड एफर्ट की रिफ्लेक्शन नजर आए ओवरहेड कॉस्ट में। तो जिस डिपार्टमेंट में जो प्रोडक्ट जितना टाइम गुजारे उसके मुताबिक उधर से उसको हिस्सा मिले, ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का तकाजा नजर आता है और बेसिक फार्मूला वहां पे फेल होता है। तो जब हम ये 2 प्रॉब्लम सामने लाते हैं तो हमें एहसास होता है कि शायद हमें एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को सिंपल फार्मूला से निकाल के थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है, थोड़ा सा उसको एक्सपांड करने की जरूरत है। तो जनाब उसके लिए हम प्रॉपर डिटेल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की तरफ जाते हैं। हमारे पास एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो एक सिस्टमैटिक एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हम सीखने जा रहे हैं, जिस पे जनरली यहां से आप समझिएगा, आप एग्जामिनर क्वेश्चन जो सेट में शुरू होते हैं वो नॉलेज यहां से शुरू होने जा रहा है। पीछे हमने बैकग्राउंड बिल्ड की थी कल ओवरहेड की। बाद आप ओवरहेड में एक बात बताना भूल गया, हमारे ओवरहेड पे एक चैप्टर नहीं है, हमारे पास ओवरहेड के 2 चैप्टर हैं। वो मैं भूल इसलिए गया कि पहले मैं किताब बनाते भी वो भूल चला था, क्योंकि वो चैप्टर पिछले सेमेस्टर में हमारे सिलेबस में नहीं था, मतलब सिलेबस में था, किताब में नहीं था, तो इसलिए हमारे सिलेबस में भी ना हुआ। इस दफा आईकैप ने किताब रिवाइज कर दी है, तो ये चैप्टर जो सिलेबस में पहले लिखा हुआ था, किताब में नहीं था, आईकैप ने सब किताब में भी डाल दिया। तो मैं अनफॉर्चुनेटली पहले किताब बनाते उसको भूल रहा था, लेटर स्टेज पे मुझे याद आई, तो जैसे मुझे याद है वो चैप्टर मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया। वो चैप्टर मैंने यहाँ पे 16 नंबर पे डाल दिया। तो बेसिकली 16 नंबर का जो चैप्टर है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, वो भी हमारा ओवरहेड के साथ ही पढ़ा जाएगा। आप उसको 16 नंबर की जगह आप उसको 2A कह सकते हैं। मेरी नजर में इसको आप 2A कह दें इसको, ठीक है, क्योंकि ओवरहेड की कंटिन्यूएशन है। तो हम इसके बाद 16 नंबर चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर 2 पढ़े हैं। चैप्टर 2 के बाद हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो 16 नंबर पे आ रहा है वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी ओवरहेड का ही ट्रीटमेंट का एक तरीका है। तो एनीवेज ये मैं थोड़ी सी मेरी बात ध्यान में आई तो मैंने कहा आपको भी क्लियर कर दूं कि हम ये कंटिन्यूएशन में 2A और फिर आगे हम चल रहे होंगे। अच्छा जी, तो हमने बात की हमें एक सिस्टमैटिक अप्रोच की जरूरत है। ये जो 2 मसले आए, ये 2 मसले हल करने हैं, तो हमें एक सिस्टमैटिक अप्रोच से एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को अप्लाई करना है, not using this simple formula. अच्छा, this approach involves different steps. इस अप्रोच में there are different steps जिनको फॉलो करते हुए हम ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट डिटरमिन करते हैं। अल्टीमेट एम याद रखिए, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का अल्टीमेट एम क्या है? ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एस्टिमेट करना। एक ये फार्मूला सीखा था ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एस्टिमेट करने का, और अब हम कह रहे हैं फार्मूला काफी नहीं है, हमें सिस्टमैटिक अप्रोच से ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना सीखनी है।
तो उसके लिए देयर आर डिफरेंट स्टेजेस, स्टेप वाइज अप्रोच है। तो हम स्टेप वाइज वन बाय वन इनको पढ़ते हैं, इनको सीखते हैं और फिर आगे जाके क्वेश्चंस भी आएंगे, उन पे हम इनको अप्लाई भी करेंगे। पहला स्टेप, आपने जब भी किसी अदारे में, अपनी फैक्ट्री में ओवरहेड कॉस्ट, मैं फिर एक बार क्लियर कर दूं, जब भी मैं अब ओवरहेड बोल रहा हूं यहां पे, तो मैं प्रोडक्शन ओवरहेड का मतलब है मेरा, ठीक है, क्योंकि हम प्रोडक्शन कॉस्ट से डील कर रहे हैं। हम प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट डिटरमिन करने की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड से डील कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूं लेकिन मतलब इसका प्रोडक्शन ओवरहेड्स ही है, जिसको फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कहा जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट एक ही मतलब है। ये भी मैं कई आपके सामने बोल चुका हूं। प्रोडक्शन कॉस्ट कह दिया जाए, फैक्ट्री कॉस्ट कह दिया जाए, एक ही बात है। प्रोडक्शन ओवरहेड कह दिया जाए, फैक्ट्री ओवरहेड कह दिया जाए, एक ही बात है। तो जनाब हम ऐसा सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं जिसकी मदद से हम ओवरहेड फैक्ट्री में जो डिफरेंट हेड्स में इनकर हो रहे हैं, उनको एक सिस्टमैटिक अप्रोच से फेयर वे में कॉस्ट पर यूनिट का अंदाजा लगा पाए। स्टेप नंबर 1, आप जब एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की तरफ चलते हैं तो पहला स्टेप है आप आइडेंटिफाई करें कॉस्ट सेंटर्स इन योर फैक्ट्री, कॉस्ट सेंटर्स ऑपरेटिंग इन योर फैक्ट्री। कॉस्ट सेंटर से मुराद होता है डिपार्टमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग के लैंग्वेज में कॉस्ट सेंटर से मुराद है डिपार्टमेंट्स ऑपरेटिंग इन द फैक्ट्री। जैसे मैंने अभी नाम लिए थे, आपकी फैक्ट्री में कटिंग डिपार्टमेंट है, असेंबली डिपार्टमेंट है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, पैकिंग डिपार्टमेंट है। दीज आर कॉस्ट सेंटर, दीज आर डिपार्टमेंट्स। और इनको अगर हम एकेडमिकली डिफाइन करें कि कॉस्ट सेंटर को, हम डिपार्टमेंट को कॉस्ट सेंटर क्यों कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट सेंटर से मुराद कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, उसको हम कॉस्ट सेंटर कह सकते हैं, जिसके बारे में, जिसके मुतालिक सारी कॉस्ट इदारा इकट्ठी करना चाहता है। जैसे यहां पे कहा कि आप डिपार्टमेंट को कॉस्ट सेंटर बनाओ। जैसे मैं चलो इस कॉलेज से आपको मिसाल देता हूं, ये आपको शायद ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ आ जाए। राइज लेट्स अज्यूम कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो करना चाहता है। अब राइज की मैनेजमेंट का टारगेट क्या है, उसके मुताबिक राइज कॉस्ट सेंटर डिसाइड करेगी। फॉर एग्जांपल, कॉस्ट सेंटर कुड बी एनी एक्टिविटी, इट कैन बी एनी प्रोसेस, इट कैन बी एनी डिपार्टमेंट। यहां पे कॉस्ट सेंटर को हम डिपार्टमेंट का मीनिंग दे रहे हैं, बट कॉस्ट सेंटर डिपार्टमेंट से ज्यादा भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, राइज की में कॉस्ट अकाउंटिंग अगर राइज में अप्लाई होना चाहे तो राइज में सेट पीआरसी वन कॉस्ट सेंटर, कैफ अनदर कॉस्ट सेंटर और सीफैप अनदर कॉस्ट सेंटर। इसका मतलब क्या है, पीआरसी से रिलेटेड जितनी कॉस्ट है उनको एक अकाउंट में इकट्ठा कर लो, उनको इकट्ठा कर लो। तो अब कोई भी राइज में खर्चा होगा, राइज में 3 अकाउंट खुल गए, एक पीआरसी का अकाउंट खुल गया, एक कैफ का अकाउंट खुल गया कॉस्ट अकाउंट, और एक सीफैप का अकाउंट खुल गया। कोई भी खर्चा होगा, देखा जाएगा ये खर्चा इन तीनों में से किस एक्टिविटी के लिए हुआ है, जिस एक्टिविटी के लिए उसको डाल दो। ठीक है जी, जिस एक्टिविटी के लिए वो खर्चा हुआ उसको डाल दो। फॉर एग्जाम्पल, टीचर की सैलरी गई है, ये टीचर किस क्लास को पढ़ाता है, पीआरसी का टीचर है, पीआरसी के खाते डाल दो। कोई क्लास नोट्स टीचर ने कॉपी कराए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, 2-3 पेजेस टेस्ट करवाना था, टेस्ट कॉपी हुआ है, किस क्लास का टेस्ट है, कैफ का टेस्ट है, कैफ के खाते डाल दो। सो क्लास खर्चे की डिटेल पकड़ी, जो खर्चा जिस कॉस्ट सेंटर से रिलेट करता है उस कॉस्ट सेंटर की अकाउंट में उसको इकट्ठा करते जाओ। कॉस्ट सेंटर डिक्लेयर किया जाता है जब हम किसी एक्टिविटी से रिलेटेड, किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कॉस्ट को इकट्ठा करना चाहते हैं, उसको कॉस्ट सेंटर डिक्लेयर करके उस पर टैग लगा या कॉस्ट सेंटर है। इसका मतलब खर्चा जो भी आए, देखो इसको रिलेट करता है, इसके खाते डाल दो, तो हम डिपार्टमेंट को कॉस्ट सेंटर कह रहे हैं। इसी तरह एक और तरीका भी हो सकता है कॉस्ट सेंटर बनाने का। राइज हो सकता है नहीं, कॉस्ट सेंटर मैंने पीआरसी, कैफ और सीफैप वाइज नहीं बनाना, मैंने कॉस्ट सेंटर हर सब्जेक्ट वाइज बनाना है। कैफ 1 एक कॉस्ट सेंटर है, कैफ 2 दूसरा कॉस्ट सेंटर है, कैफ 3 तीसरा कॉस्ट सेंटर एंड सो ऑन। अब मतलब खर्चा आएगा तो जो खर्चा कैफ 1 की क्लास से रिलेटेड है, कैफ 1 का खाता खोलो, उसमें डालते जाओ। तो आप जिस डिपार्टमेंट को, जिस एक्टिविटी को कॉस्ट सेंटर डिक्लेयर कर देते हो, उसका एक अकाउंट खोल लेते हो अपने पास और उससे रिलेटेड सारे खर्चे वहां इकट्ठे करते जाओगे। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या है कि आप फैक्ट्री के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको कॉस्ट सेंटर बनाते हो। और कॉस्ट सेंटर बनाने का मकसद क्या है, आप चाहते हो अपनी फैक्ट्री की कॉस्ट को डिपार्टमेंट्स में तकसीम करना। आपकी फैक्ट्री में असेंबली है, कटिंग है, फिनिशिंग है, मेंटेनेंस है, आप चाहते हो फैक्ट्री में जो भी खर्चा हो मैं उनको इन कॉस्ट सेंटर्स में तकसीम करता जाऊं। तो कॉस्ट सेंटर डिक्लेयर करने का वजह, मकसद कि आप चाहते हैं कि अपनी तमाम फैक्ट्री की कॉस्ट को इन डिपार्टमेंट्स जिनको आपने कॉस्ट सेंटर का नाम दिया है उनमें तकसीम करना। तो तकसीम करना कॉस्ट को सबसे पहला स्टेप, भाई किन डिपार्टमेंट में तकसीम करना है, कितने डिपार्टमेंट है फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं वो आइडेंटिफाई करें। ये हम क्यों करने जा रहे हैं, एक दो स्टेप के आगे चल के मैं आपको एलैबोरेट कर दूंगा। फिलहाल पहला स्टेप, फैक्ट्री में डिपार्टमेंट्स आइडेंटिफाई करें और उनको कॉस्ट सेंटर का नाम दे दें। मकसद मैंने बता दिया क्या है कि फैक्ट्री में जितने भी खर्चे हैं उन खर्चों को डिपार्टमेंट में तकसीम करना है। जब आपने डिपार्टमेंट्स के नाम बता दिए जिनमें खर्चे तकसीम करने हैं, उसके बाद खर्चों की तकसीम शुरू होती है।
जिसमें पहला स्टेप आता है एलोकेशन का। एलोकेशन से मुराद ली जाती है आइडेंटिफाइबल कॉस्ट को डिपार्टमेंट वाइज रिकॉर्ड करना। ओवरऑल तो अब्जॉर्प्शन प्रोसेस में हमने करना ही है कि डिपार्टमेंट वाइज तमाम कॉस्ट को रिकॉर्ड करने हैं। एलोकेशन की टर्म यूज की जाती है आइडेंटिफाइबल कॉस्ट के लिए। कुछ कॉस्ट फैक्ट्री में ऐसी इनकर होती हैं जो हर डिपार्टमेंट के साथ आइडेंटिफाइबल हैं। जैसे मैंने कहा, राइस की मिसाल दी थी आपको, भाई टीचर की सैलरी गई, पीआरसी का टीचर है तो भाई आइडेंटिफाइबल है ना कॉस्ट सेंटर के साथ। इसी तरह टीचर की सैलरी गई, सिर्फ कैफ का टीचर है तो आइडेंटिफाइबल है उसकी सैलरी कैफ के साथ। तो कुछ कॉस्ट होती हैं जो डिपार्टमेंट के साथ आइडेंटिफाइबल होती हैं, तो ऐसी कॉस्ट को भी हम डिपार्टमेंट वाइज रिकॉर्ड कर लेते हैं। और आइडेंटिफाइबल कॉस्ट को डिपार्टमेंट वाइज रिकॉर्ड करने के स्टेप को हम एलोकेशन कहते हैं। ये हमारे पास कुछ बिजनेस एग्जांपल यहां पे गिवन है। फॉर एग्जांपल, आपने फैक्ट्री की कॉस्ट की लिस्ट उठाई, उसमें टी बैग्स, बिस्किट्स, शुगर, राइस कंज्यूम्ड आ रहा है। फैक्ट्री में ये खर्चा हुआ जनाब, तो आपको बड़ा आसानी से पता है ये तो यकीनन कैंटीन में चीजें कंज्यूम हुई हैं। कैंटीन आपकी फैक्ट्री का डिपार्टमेंट है, ये चीजें तो कैंटीन में इस्तेमाल होती हैं। फिर आपने फैक्ट्री की लिस्ट, खर्चों की लिस्ट देख रहे तो उसमें आपने देखा कॉर्ड बॉक्स और धागा, स्ट्रिंग आ रहा है। आपको पता है ये चीजें तो पैकिंग में इस्तेमाल होती हैं, हमारे पैकिंग डिपार्टमेंट का खर्चा है ये तो। फिर आपको इसी लिस्ट में, खर्चों की लिस्ट में नजर आया फोरमैन की सैलरी है, तो फोरमैन जो होता है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का इंचार्ज होता है, तो आपको पता है ये तो हमारा रिपेयर डिपार्टमेंट है, उसका खर्चा है। तो अगर ये हमारे कॉस्ट सेंटर्स हैं, ये डिपार्टमेंट्स हैं, फैक्ट्री की लिस्ट स्टडी करेंगे और उस लिस्ट में जो खर्चे हम आसानी से बिल्कुल डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि वो खर्चा किस डिपार्टमेंट का, उसको डिपार्टमेंट के खाते में डाल दो। तो ये है जी एलोकेशन, बड़ा सिंपल स्टेप है। आपको डिपार्टमेंट्स के नाम दिए जाएंगे सवाल में और आपको खर्चे मिक्सअप करके दे दिए जाएं, तो क्या आपको अपनी इस लिस्ट में से, खर्चों की लिस्ट में से आइडेंटिफाई करना कि ये खर्चे इस डिपार्टमेंट से रिलेट करते हैं, ये इससे रिलेट करते हैं, सो ऑन, कोई दिक्कत होगी? द आंसर इज नो। हमें यकीनन इस क्लैरिटी से चीजें दी जाती हैं कि हम कॉस्ट को डिपार्टमेंट से रिलेट कर पाते हैं। तो एलोकेशन वही कॉस्ट होती है जो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है। तो हमें इंफॉर्मेशन इस अंदाज में दी जाती है कि हमारे लिए कॉस्ट डिपार्टमेंट के साथ आइडेंटिफाइबल होती है कि भाई ये खर्चा इस डिपार्टमेंट का ही है यकीनन। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, सारी कॉस्ट डिपार्टमेंट वाइज आइडेंटिफाइबल नहीं होती। देयर आर सर्टेन जॉइंट कॉस्ट, देयर आर सर्टेन जॉइंट कॉस्ट फॉर डिफरेंट कॉस्ट सेंटर। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री रेंट, अब रेंट डिपार्टमेंट वाइज तो पे नहीं करते हम, रेंट तो फैक्ट्री का पे करते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, डिपार्टमेंट वाइज बिल तो नहीं आता, वो तो फैक्ट्री का बिल आता है। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस तो पूरी फैक्ट्री की मशीनरी की है, डिपार्टमेंट वाइज तो नहीं है। तो ये जो कॉस्ट थी डिपार्टमेंट वाइज आइडेंटिफाइबल थी कि भाई चाहे कैंटीन में इस्तेमाल हुई, बिस्किट्स कैंटीन में इस्तेमाल हुए, कार्ड बॉक्स पैकेजिंग में इस्तेमाल हुआ, फोरमैन सैलरी रिपेयर डिपार्टमेंट में काम करता है फोरमैन, लेकिन रेंट पे किया इनमें से किसी एक डिपार्टमेंट का तो नहीं है। बिजली का बिल पे किया किसी एक डिपार्टमेंट का तो नहीं है। आपने इंश्योरेंस पे की किसी एक डिपार्टमेंट में, प्लांट तो नहीं लगा होता, मशीनरी तो इधर भी लगी हुई है, इधर भी लगी हुई है, कैंटीन में भी कोई ना कोई कुकिंग रेंजेस वगैरह टाइप के, फ्रीजर टाइप की मशीनरी पड़ी होती है। तो ये जो खर्चे हमने लिखे हैं पॉइंट नंबर 3 में, ये तो है जनाब जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट को भी अब हमने डिपार्टमेंट में तकसीम करने हैं और जॉइंट कॉस्ट को तकसीम करने के लिए हम कोई these are distributed amongst the cost centers using an appropriate apportionment basis। जॉइंट कॉस्ट के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो अपोर्शनमेंट की यूज करते हैं। जॉइंट कॉस्ट को डिपार्टमेंट में तकसीम करना अपोर्शनमेंट कहलाता है। आइडेंटिफाइबल कॉस्ट को डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड करना एलोकेशन कहलाता है। जॉइंट कॉस्ट को डिपार्टमेंट में तकसीम करना अपोर्शनमेंट कहलाता है। और अपोर्शनमेंट के लिए हमें कोई बेसिस चाहिए होती है। अब जॉइंट कॉस्ट है उसको हमने तकसीम करने हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में, वी नीड सम बेसिस। वो बेसिस भी जनरली हमें क्वेश्चन में दी जाती है। फॉर एग्जांपल, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि मुनासिब बेस कौन सी है। फॉर एग्जांपल, हमें रेंट एज अ जॉइंट कॉस्ट क्वेश्चन में दिया जाता है और रेंट के साथ हमें क्वेश्चन में बता दिया जाता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने अब पूरी बिल्डिंग में से कितने % एरिया ऑक्युपाई किया हुआ है। तो रेंट तो बिल्डिंग का है ना, तो अगर हमें रेंट के साथ डिपार्टमेंट वाइज एरिया ऑक्युपाइड मिल जाए तो हम बड़ी आसानी से, हमें लगता है कि ये बड़ी मुनासिब बेस है, एक फेयर बेस है कि आप रेंट को एरिया ऑक्युपाइड की बेस पे तकसीम कर दो डिपार्टमेंट में। सो दिस इज कॉल्ड अपोर्शनमेंट। हमें बताया गया जी 10% एरिया यहां पे है, 40 इधर है, 50 इधर है, तो हम 10% रेंट इसको चार्ज करेंगे, 40% रेंट इधर चार्ज करेंगे, 50 इधर चार्ज करेंगे। ले जी, रेंट जो जॉइंट कॉस्ट है वो अपोर्शन होगी, डिपार्टमेंट में तकसीम होगी। हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट इस सिस्टमैटिक अप्रोच में क्या है, ओवरऑल जो मैंने प्रॉब्लम बताई उसके हिसाब से मैं आपको इसका हल बता दूं जो जिसकी तरफ हम चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट यहां पे जो मैंने इशू रेज किया था क्या था, कभी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट टाइम स्पेंड कर रही होती हैं। ये प्रोडक्ट एक डिपार्टमेंट में 1 घंटा स्पेंड करती है, वो प्रोडक्ट उसी डिपार्टमेंट में 15 मिनट में काम हो जाता है उस पर। कॉन्सेप्ट इज कि भाई फेयर
कॉस्ट चार्ज होनी चाहिए। जिस प्रोडक्ट पे जितना टाइम लगा है जिस डिपार्टमेंट में, उसके हिसाब से उस पर कॉस्ट जानी चाहिए। तो हम जा किस तरफ रहे हैं कि हम अपनी पूरी फैक्ट्री की कॉस्ट को डिपार्टमेंट्स में तकसीम कर दें और फिर हर कॉस्ट को फॉलो करें कि कौन सी कॉस्ट किस डिपार्टमेंट में कितना टाइम लगा रही है, जो कौन सी प्रोडक्ट किस डिपार्टमेंट में कितना टाइम लगा रही है। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम स्पेंट इन ईच डिपार्टमेंट, जब मेरे पास हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ जाती है, फिर मैं देखूंगा भाई इस प्रोडक्ट पे किस डिपार्टमेंट ने, ए ने कितना काम किया, बी ने कितना किया, सी ने कितना काम किया, जितना टाइम लगा है उसके हिसाब से उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट से हिस्सा दे देंगे इसको। हम इस प्रोडक्ट को देखेंगे, इस प्रोडक्ट पे ए बी सी में कितना टाइम लगा, तो जिस डिपार्टमेंट ने इस प्रोडक्ट पे जितना टाइम लगाया उसके हिसाब से उसको हिस्सा दे देंगे। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, हम तमाम फैक्ट्री की कॉस्ट को डिपार्टमेंट्स में तकसीम करने जा रहे हैं। फिर हम देखेंगे हर डिपार्टमेंट किस किस प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, जो डिपार्टमेंट जिस जिस प्रोडक्ट पे जितना जितना टाइम लगा उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट उन प्रोडक्ट्स में फेयरली तकसीम कर देंगे हम, क्योंकि हमने कहा अब्जॉर्प्शन प्रोसेस हैज टू बी फेयर। तो ये फेयर बनाने के लिए हमने कॉस्ट सेंटर्स बनाए, पहले आइडेंटिफाई किए। फिर कॉस्ट की तकसीम करने के लिए हमने एलोकेशन की, हमने अपोर्शनमेंट का स्टेप देखा। ये जनाब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है अपोर्शनमेंट की। जॉइंट कॉस्ट अगर रेंट है, उसकी अपोर्शनमेंट के लिए मुनासिब बेस जो होती है वो एरिया ऑक्युपाइड होती है। प्लांट या इक्विपमेंट की इंश्योरेंस है, इसकी मुनासिब बेस, इंश्योरेंस नॉर्मली पे की जाती है कॉस्ट या वैल्यू ऑफ प्लांट के ऊपर। तो इसकी मुनासिब बेस, अगर हमें प्लांट वाइज कितनी वैल्यू की मशीनरी इंस्टॉल्ड है वो मिल जाए, तो हम इंश्योरेंस को कॉस्ट या वैल्यू की बेसिस पे, हर डिपार्टमेंट में कितनी वैल्यू का प्लांट है उसके हिसाब से इंश्योरेंस कॉस्ट को उस रेशियो में तकसीम कर सकते हैं। इंप्लॉई इंश्योरेंस भी एक कॉस्ट है, वो भी जॉइंट कॉस्ट है, क्योंकि एम्प्लॉय तो पूरी कंपनी के काम कर रहे होते हैं और एक बिल आता है एम्प्लॉय इंश्योरेंस का, उसको तकसीम करने का तरीका। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ईच डिपार्टमेंट, दिस कुड बी अ फेयर बेसिस कि भाई जिस डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉइज हैं उस रेशो में एम्प्लॉई इंश्योरेंस कॉस्ट को आप तकसीम कर सकते हैं डिपार्टमेंट में। तो हमने कॉस्ट सेंटर्स आइडेंटिफाई किए, स्टेप नंबर 1 डिपार्टमेंट्स आइडेंटिफाई किए। मकसद क्या है? फैक्ट्री कॉस्ट को डिपार्टमेंट में तकसीम करना। तो उस तकसीम के लिए पहले डिपार्टमेंट्स मिले, फिर हमने एलोकेशन की, मतलब जो कॉस्ट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है उसको तो आसानी से तकसीम कर दो। फिर हमने अपोर्शनमेंट की बात की, कुछ कॉस्ट होंगी जो ज्वाइंट कॉस्ट होंगी, उनको हम किसी फेयर बेसिस पे तकसीम करेंगे। अभी आगे भी स्टेप्स हैं, उन पर बात करेंगे, लेकिन यहां तक कोई सवाल? जी बेटा। फोरमैन बेसिकली हायर किया जाता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, और वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस यकीनन अपने डिपार्टमेंट के अलावा बाकी की करता है ना। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है अदारे में, जिसका काम होता है कि फैक्ट्री में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, उन डिपार्टमेंट में जो भी मशीनरी चल रही है, जिसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जरूरत है उसको रिपेयर किया जाए। वो कैंटीन में भी जाएगा, वो कटिंग में भी जाएगा, वो असेंबली में भी जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आपने ठीक कहा, बट हाउ इट विल अफेक्ट आवर कॉस्टिंग, इस पर हमें बात करनी है। अभी इस पर भी हमें बात करनी है, दिस विल बी डिस्कस्ड। फिलहाल हम अपोर्शनमेंट तक आए हैं, इससे अगले स्टेप में जो आप बात आइडेंटिफाई हाईलाइट करना चाह रही हैं उसको बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल हमने कहा हमें फेयर बेसिस चाहिए, वो बात आपकी ठीक है, बात जो करनी है फेयर करनी है। तो फेयरनेस की तरफ चलते हुए ये प्रॉब्लम आएगा जो आप कह रही हैं, इसको कैसे हल करेंगे, वो हमारा स्टेप नंबर 4, उसमें हम हल करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम स्टेप नंबर 3 अपोर्शनमेंट तक आए हैं कि हमने फैक्ट्री में डिपार्टमेंट्स आइडेंटिफाई किए, हमने उन डिपार्टमेंट में आइडेंटिफाइबल कॉस्ट को एलोकेट कर दिया, और हमने ऐसी जॉइंट कॉस्ट जो फैक्ट्री की जो डिपार्टमेंट वाइज आइडेंटिफाइबल नहीं है उनको अपोर्शन करेंगे। जी कोई सवाल? एक एक्टिविटी है हमारे पास अपोर्शनमेंट की, इलस्ट्रेशन 1, लेट्स डू दैट। इसको जरा देखते हैं, अपोर्शनमेंट की एक्टिविटी इलस्ट्रेशन 1। ये जी एक छोटी सी एक्टिविटी। ABC Limited has 4 departments in its factory, namely assembly, finishing, maintenance and canteen. ये 4 departments हैं। The following are budgeted costs for the next period. Next period की budgeted cost हमें दी गई है, estimated cost दी गई है। Indirect material 20,000, rent 15,000, electricity 10,000, machine depreciation 5,000, indirect labor 16,520, direct labor 1,25,000। The following information is also available. ये कुछ मजीद इंफॉर्मेशन हमें फैक्ट्री के बारे में दी गई है। एरिया इन स्क्वायर मीटर, एरिया इन स्क्वायर मीटर्स, टोटल कितना है फैक्ट्री का और डिपार्टमेंट वाइज कितना है। किलोवाट आवर्स कंज्यूम, किलोवाट आवर्स आपकी पावर या इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन का यूनिट है, ठीक है। एक तो हम लोकली घरों में बिजली कंज्यूम करते हैं, उसका मेजर यूनिट्स होता है।
लेकिन इंडस्ट्रियल जो यूनिट, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे बिजली कंज्यूम की जाती है, तो वहां पे किलोवाट आवर्स अक्सर इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है टू डिटरमिन द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम। तो किलोवाट आवर कंज्यूम हमारी फैक्ट्री में टोटल 10,000 हैं और डिपार्टमेंट वाइज उनकी तकसीम भी बता दी गई है। मशीन वैल्यू, टोटल हमारी कंपनी की मशीन वैल्यू रुपीज में 1 लाख है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कितनी वैल्यू की इंस्टॉल्ड है 1 लाख का ब्रेकअप हमें दे दिया गया है। स्टाफ मेंबर्स टोटल फैक्ट्री में कितने हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं, ब्रेकअप आ गया उसका। डायरेक्ट लेबर आवर्स टोटल कितने काम किए हमने और इन 2 डिपार्टमेंट में कितने लगे, यहां पे डायरेक्ट लेबर आवर्स नहीं लगे। ये क्यों नहीं लगे, इसका जवाब आप कल मुझे दे पाएंगे, कल समझ आएगी। फिलहाल तो भाई नहीं लगे तो नहीं लगे। इनडायरेक्ट मटेरियल बजट रुपीज में, टोटल बजट 20,000 का है, डिपार्टमेंट वाइज कितना कितना लगना है हमें पता है। इनडायरेक्ट लेबर टोटल बजट 16,520 का है, डिपार्टमेंट वाइज कितना कितना लगना है ये भी हमने अंदाजा लगा रखा है। तो ये जनाब हमारी अदर इंफॉर्मेशन है। रिक्वायरमेंट पढ़िए। रिक्वायरमेंट है जी, यूजिंग एन अप्रोप्रिएट बेसिस अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट एंड कैलकुलेट टोटल ओवरहेड्स फॉर ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स बताइए कितने हैं। तो जनाब हमारे पास टोटल डिपार्टमेंट्स गिवन हैं 4, 1 2 3 4 और हमारी फैक्ट्री की कॉस्ट की डिटेल हमें दी गई है। ये हमने इस कॉस्ट में से ओवरहेड कॉस्ट को इन 4 डिपार्टमेंट में तकसीम करना है, ये हमें कहा जा रहा है। इस कॉस्ट में से ओवरहेड कॉस्ट को हमने 4 डिपार्टमेंट में तकसीम करना है। दिस इज व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड। मैं इसमें ओवरहेड का वर्ड यहां पे इसलिए डाल दिया क्योंकि इस कॉस्ट में एक कॉस्ट है जो ओवरहेड नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉस्ट है, दिस इज नॉट ओवरहेड। हमने ख्याल करना है, हमारी रिक्वायरमेंट कह रही है कि भाई ओवरहेड कॉस्ट फॉर ईच डिपार्टमेंट बनाइए। तो हमने इसमें से जो ओवरहेड के एलिमेंट हैं सिर्फ उनको पिक करके डिपार्टमेंट वाइज तकसीम करना है। ओवरहेड कॉस्ट को डिपार्टमेंट्स में तकसीम करना, अगर आप स्टेप फॉलो करें एब्जॉर्प्शन के, स्टेप नंबर 1 डिपार्टमेंट्स आइडेंटिफाई करो, वो हमें बता दिए गए हैं। स्टेप नंबर 2 एलोकेशन, ऐसी ओवरहेड कॉस्ट जो डिपार्टमेंट वाइज जिनका ब्रेकअप अवेलेबल है उनको उस ब्रेकअप के मुताबिक डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड कर दो। स्टेप नंबर 3 अपोर्शनमेंट, ऐसी कॉस्ट जिनका डिपार्टमेंट वाइज ब्रेकअप अवेलेबल नहीं है उनके लिए कोई सूटेबल बेस यहां से सिलेक्ट करो। सूटेबल बेस, इस लॉन्ग लिस्ट में से जो सूटेबल है उसको सिलेक्ट करो और उस बेस के मुताबिक ज्वाइंट कॉस्ट को तकसीम कर दें। तो जनाब हम इस प्रोसेस के लिए अपनी वर्किंग शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन 1, हमने अपनी टोटल ओवरहेड कॉस्ट को 4 डिपार्टमेंट में तकसीम करना है। तो हम 4 डिपार्टमेंट्स के लिए 4 कॉलम बनाते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जी हमारे पास 1 2 3 4 और एक कॉलम हम बनाते हैं टोटल कॉस्ट जिसको हमने तकसीम करने हैं और एक कॉलम बनाते हैं बेसिस, जिस बेसिस पे उस कॉस्ट को तकसीम करना है। तो जनाब यहां पे डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉस्ट आएगी, यहां पे बेसिस आएंगी, किस बेसिस पे कॉस्ट को तकसीम करने जा रहे हैं। इधर टोटल कॉस्ट आएगी जिसको तकसीम करने जा रहे हैं और आगे डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे जो हमारे पास 4 हैं। असेंबली, फिनिशिंग, मेंटेनेंस एंड कैंटीन। हमने ओवरहेड कॉस्ट की डिस्क्रिप्शन लेनी है, फिर हमने बेसिस आइडेंटिफाई करनी है जिसके ऊपर हमने टोटल कॉस्ट को इन डिपार्टमेंट में तकसीम करने हैं। तो हमारी पहली कॉस्ट जो हमारी लिस्ट में आ रही है दैट इज इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल जिसकी टोटल कॉस्ट है जी 20,000 टोटल कॉस्ट है जी इसकी। इसको हमने 4 डिपार्टमेंट में तकसीम करने हैं। अब किस बेसिस पे तकसीम करें, हमें ये जो कॉस्ट दी गई है इसके बारे में बताया गया है। ये हमारी सारी बजटेड कॉस्ट है, बजटेड मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट है। हम फिलहाल इस कॉस्ट को डील करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट लेबर। हमें इसको डिपार्टमेंट में तकसीम करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, सूटेबल इंफॉर्मेशन चाहिए। हम जब इस टेबल पे आते हैं तो हमें इनडायरेक्ट मटेरियल के बारे में बजटेड कॉस्ट 20,000 का डिपार्टमेंट वाइज ब्रेकअप अवेलेबल है। इसका मतलब दिस कॉस्ट इज डिपार्टमेंट वाइज इजीली आइडेंटिफाइबल, ऑलरेडी डिपार्टमेंट वाइज तकसीम हुई है। तो इसका मतलब हम जो कॉस्ट ऑलरेडी डिपार्टमेंट वाइज आइडेंटिफाइबल है उसके साथ क्या सलूक करते हैं,
क्या टर्म यूज करते हैं? एलोकेशन। हम कहते हैं भाई इसको हम एलोकेशन कर रहे हैं इस कॉस्ट की, क्योंकि हमें इस कॉस्ट का डिपार्टमेंट वाइज ब्रेकअप अवेलेबल है। कैसे अवेलेबल है वो हमारा मसला फिलहाल नहीं है, हमें प्रोवाइड कर दिया गया है, तो हम इस कॉस्ट को डिपार्टमेंट वाइज तकसीम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेकअप अवेलेबल। हमें इस कॉस्ट का डिपार्टमेंट वाइज ब्रेकअप रेडिली अवेलेबल है। लीजिए जी, पहली कॉस्ट वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल थी, हमने इसकी एलोकेशन कर दी। दूसरी कॉस्ट हमारी है जी रेंट, जिसकी टोटल वैल्यू है 15,000। अब ये अपरेंटली हमें पता है दिस इज अ जॉइंट कॉस्ट। रेंट तो फैक्ट्री की जॉइंट कॉस्ट होती है। इसके लिए हमें इस लिस्ट में से कोई फेयर बेसिस सेलेक्ट करनी है, और रेंट की हमें फेयर बेसिस नजर आ रही है एरिया। हमें फैक्ट्री का टोटल एरिया पता है, हमें डिपार्टमेंट वाइज एरिया पता है, तो हमने रेंट की टोटल कॉस्ट को इस एरिया की रेशियो में तकसीम करना है। कॉस्ट अकाउंटिंग में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अगर आपको अंडरलाइन कॉन्सेप्ट पता है तो उसकी कैलकुलेशन को प्रेजेंट करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। अब ये जो हम बात करने जा रहे हैं, कभी रेंट की कॉस्ट को तकसीम करना ऑन द बेसिस ऑफ दिस एरिया, हमें इस कैलकुलेशन को प्रेजेंट करने के कई तरीके हमारे पास हो सकते हैं। मे बी मैं एक तरीका जो आपसे शेयर करूं, आप इसका कोई पास पेपर करने जाओ, उसकी प्रेजेंटेशन वहां पे कोई डिफरेंट हो। यहां पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि आपको आंसर में जो मेथड दिए गए हैं उनको नहीं सीखना। मेथड जो आपने क्लास में सीख लिया उसी को प्रैक्टिस करते चलो। As long as your answers, your values are matching with the examiner's answer, you don't have to learn the way in which examiner has calculated the value. आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी आ रही हैं, अपने मेथड से ठीक कैलकुलेट कर लो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम एक मेथड मैंने आपको सिखाया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी वही काम करने का एक और मेथड आप आईकैप की टेक्स्ट बुक पढ़ो, उसमें नजर आए वो डिफरेंट हो मुझसे, एंड देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी आईकैप का सॉल्यूशन देखो, वहां पे एक तीसरा मेथड गिवन हो। तो जब आप खुद एक मेथड सीख के उसको अप्लाई नहीं कर रहे, हर मेथड को जवाब से पढ़ रहे हो, तो यू मे थिंक कि शायद ये 3 डिफरेंट सवाल हैं, शायद ये 3 डिफरेंट तरीके हैं, विदाउट रजिस्टरिंग द डिफरेंस के डिफरेंस कोई भी नहीं है। आप उनको 3 डिफरेंट मेथड समझ सकते हो अगर आप दिमाग अप्लाई नहीं कर रहे। और एग्जाम में यू मे गेट कंफ्यूज, सवाल आया समझ नहीं आनी कौन सा मेथड लगेगा, जो सर ने क्लास में सिखाया था या जो किताब में था या जो सोल्यूशन में था। आप स्टक हो जाते हो, जो मैं कहता हूं समझ नहीं आती शुरू कहां से करना है, इधर फंस जाता है बच्चा। और ये क्यों फंस रहा है? क्योंकि खुद सोच के शुरू करने की आदत नहीं है। हमेशा सवाल पड़ा हुआ है, जवाब पड़ा हुआ है, और जवाब तो इस तरह के सवाल के तो 3 तरह के जवाब मैंने पढ़े हैं। अब यहां पे मैं क्या लिखूं, फंस गया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सोल्यूशन नहीं देखना, आपको एक तरीका सिखा दिया गया, उस तरीके को सीखो, जिस सवाल से जिस इलस्ट्रेशन से सिखाया गया उस इलस्ट्रेशन से उसको रिवाइज करो, और जब भी नया क्वेश्चन उस एरिया पे आए अपने मेथड के मुताबिक उसको सॉल्व करो, जो मेथड सीखा हुआ है उसका सोल्यूशन देख के सोल्यूशन के मेथड को फॉलो करने की कोशिश ना करो। ठीक है, तो जनाब मैं एक मेथड आपसे अब शेयर कर रहा हूं। जैसे हमने यहां पे बेस डिसाइड की कि भाई इसकी बेस है एरिया, रेंट को हम तकसीम करेंगे एरिया की बेसिस पे, विच इज मेजर्ड एज स्क्वायर मीटर, जो स्क्वायर मीटर में मेजर किया जा रहा है। अच्छा जी, इसके लिए हम एक वर्किंग परफॉर्म करेंगे। अब ये वर्किंग करने के कई तरीके हो सकते हैं, फिलहाल मैं एक तरीका जो आपसे शेयर करता हूं। रेंट को हमने एरिया की बेसिस पे तकसीम करना है। इसको हम कहते हैं जी, पहले स्टेप में आप रेंट पर स्क्वायर मीटर कैलकुलेट कर लो, जिसका तरीका है टोटल रेंट डिवाइड विद टोटल एरिया। हमारी कंपनी का टोटल रेंट कितना है, उसका टोटल एरिया कितना है, तो पुटिंग इन द वैल्यूज हमारी फैक्ट्री का टोटल रेंट है जी 15,000 और हमारी फैक्ट्री का टोटल एरिया है 4,000 स्क्वायर मीटर, तो हमारा रेंट क्या आया 3.75 पर स्क्वायर मीटर। जब आपका रेंट पर स्क्वायर मीटर आ जाए, अब जिस डिपार्टमेंट का जितना स्क्वायर मीटर एरिया है उसके हिसाब से उसको किराया चार्ज कर दो। जैसे हमारे पास पहला डिपार्टमेंट है असेंबली, असेंबली का एरिया है 1000 स्क्वायर मीटर, इसको 3.75 अप्लाई करो, इसका रेंट बन जाएगा 3750। दूसरा डिपार्टमेंट हमारा है फिनिशिंग, इसका एरिया है 2000 स्क्वायर मीटर, इसको भी 3.75 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से रेंट चार्ज करो, 7500 बन गया। तीसरा डिपार्टमेंट है मेंटेनेंस, इसका एरिया है 500 स्क्वायर मीटर इंटू 3.75, ये बना जी ₹1875। और आखिरी डिपार्टमेंट है जी कैंटीन, इसका एरिया भी 500 है, इसको भी यही चार्ज होगा, इसका टोटल भी ₹1875 ही बनेगा। तो ये जनाब आपने टोटल फैक्ट्री का जो 15,000 रेंट था, जो कि जॉइंट कॉस्ट थी, आपने उसको डिपार्टमेंट्स में तकसीम कर दिया यूजिंग फेयर बेसिस। बेसिस आपको क्वेश्चन में डिफरेंट बेसिस अवेलेबल थी, आपने इन बेसिस को रिव्यू किया और आपको लगा रेंट को तकसीम करने के लिए ये एक फेयर बेस है,
तो इस फेयर बेस को लेके आपने रेंट को डिपार्टमेंट में तकसीम किया। जैसे मैंने कहा, ये प्रेजेंटेशन का एक तरीका है, इसके अलावा कई प्रेजेंटेशन का तरीके होंगे, लेकिन जो तरीका सही है, हर सही तरीके से जवाब यही आने वाला है। ये भी अक्सर बच्चे पूछते हैं, जी मैंने सही दूसरा तरीका लगाया, इससे मेरा जवाब ये आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो भाई दूसरा तरीके से अगर जवाब डिफरेंट आ रहा है तो वो तरीका ठीक नहीं है। सही तरीके एक हैं, दो हैं, तीन हैं, हर सही तरीके का आंसर सेम आता है। देयर विल बी ओनली वन एक्सेप्शन। हमारी स्टडीज में कैफ 3 की स्टडी में एक एक्सेप्शन आएगी शायद, तो मैं आगे चल के कहीं बताऊंगा, जहां पे तरीके भी एक से ज्यादा हैं और आंसर भी एक से ज्यादा हो जाते हैं, और वो दोनों डिफरेंट आंसर, दोनों तरीके ठीक होते हैं। वैल्यू ए निकाल दो आंसर या वैल्यू बी निकाल दो, दोनों ठीक है। सीखेंगे वहां पे एक ही तरीका, लेकिन मैं आपको बता दूंगा एक दूसरा तरीका भी होता है, कभी सामने आ जाए तो परेशान ना होना, ठीक है। हम एक ही तरीका सीखेंगे वहां पे भी जाके, क्योंकि एक ही तरीका काफी हमारे लिए सही जवाब निकालने के लिए। एनीवेज जी, कोई सवाल जी? जी, फेयर बेसिस, बेटा फेयर। इसके अलावा आप क्या ले सकते थे? किराए को तकसीम करना है आपने। क्या किराए को आप किलोवाट आवर की बेसिस पे तकसीम कर सकते हैं? क्या वो फेयर होगा? क्या किराए को मशीन वैल्यू की बेसिस पे तकसीम कर सकते हैं? क्या किराए को आप स्टाफ मेंबर्स इन ईच डिपार्टमेंट की बेसिस पे तकसीम करेंगे? जो वर्ड जो है फेयर, भाई इसमें से मुनासिब क्या है? भाई किराया तो बिल्डिंग का है, बिल्डिंग का एरिया, तो बेटा फेयर का मतलब यही है। शायद जजमेंट का वर्ड फिर मैं भूल रहा था। यस, फेयरली जजमेंट है, बट इट शुड बी फेयर। जजमेंट है बट फेयर जजमेंट होनी चाहिए, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन, कोई और सवाल? अच्छा जी, हम अगली कॉस्ट की, पहले इसको फीड कर दें जी। ये हमने 15,000 को तकसीम किया, 3750, 7500, 1875, 1875। नेक्स्ट कॉस्ट हमारी है जी लिस्ट में इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की बेस हम जाते हैं तो हमें जो नजर आ रही है वो है किलोवाट आवर्स कंज्यूम, किलोवाट आवर्स कंज्यूम, ठीक है जी। और टोटल कॉस्ट इस हेड में हमारे पास है जी 10,000। इसके लिए जब मैं वर्किंग 2 बनाने चाहता हूं तो इसमें पहले स्टेप में मैं इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पर किलोवाट आवर्स कैलकुलेट करूंगा। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पर किलोवाट आवर मैं कैलकुलेट करूंगा, और वो आएगी जी टोटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ₹10,000 ओवर टोटल किलोवाट आवर्स। कितने हैं जी टोटल किलोवाट आवर्स? वो भी 10,000 ही हैं। अब यहां पे एक चीज नोट कीजिए, हमारा रेट आया ₹1 पर किलोवाट आवर, ₹1 पर किलोवाट आवर। अब जब रेट ₹1 किलोवाट आवर आ गया, इसके मतलब जितने किलोवाट आवर्स हैं उतने ही रुपीस कॉस्ट है। तो मुझे अब ये स्टेप करने की यहां पे जरूरत नहीं है। वी हैव टू बी स्मार्ट एंड एफिशिएंट। जब ये सिंपल है तो इसके बाद मैं सिंपली जितने किलोवाट आवर्स उतने रुपीस मैं यहां फीड कर दूंगा। मुझे डिटेल में मल्टीप्लाई करके दिखाने की कोई यहां जरूरत नहीं है। तो ये जनाब 2750, 4500, 1975 एंड 775, ये जी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी तकसीम होगी डिपार्टमेंट्स में। इसके बाद है जी मशीन डेप्रिसिएशन। अगेन बेसिस पे जाइए। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होती है, याद है जी कुछ? कॉस्ट ऑफ द मशीन पे अगर आप स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहे हो, और बुक वैल्यू ऑफ द मशीन पे अगर आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो कर रहे हो, यू अप्लाई डेप्रिसिएशन रेट टू कॉस्ट या बुक वैल्यू, इस तरह कैलकुलेट होती है ना। तो हम इन बेसिस को रिव्यू करते हैं, तो हमें फेयर बेसिस कौन सी नजर आ रही है जी? मशीन वैल्यू। हमें टोटल मशीन वैल्यू अवेलेबल है और डिपार्टमेंट वाइज भी मशीन वैल्यू अवेलेबल है। अच्छा, यहां पे एक तो जो कीजिएगा, हमने अभी तक जो तरीका सीखा है, हमने कहा जी हमारी बेसिस है मशीन वैल्यू, और हम इसके लिए से वर्किंग 3 बनाते हैं। वर्किंग 3 में हम पहले डेप्रिसिएशन का रेट डिटरमिन करेंगे, और रेट डिटरमिन करने का तरीका हमने क्या सीखा? जैसे ऊपर हमने इलेक्ट्रिसिटी का रेट निकाला था, जैसे हमने यहां पे रेंट का रेट निकाला था, और वो तरीका क्या है? टोटल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड विद टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू ऑफ मशीन। तो पुटिंग इन द वैल्यूज, टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है जी हमारी? 5,000 रुपीज, और टोटल वैल्यू ऑफ मशीन 100,000 रुपीज। अब यहां पे एक तरह फर्क देखिएगा, इधर न्यूमिनेटर में भी रुपीज है, डिनोमिनेटर में भी रुपीज है। ऊपर क्या था? रुपीज किलोवाट आवर, तो रुपीज पर किलोवाट आवर आ गया। इधर क्या था?
रुपीज मीटर स्क्वायर, रुपीज पर मीटर स्क्वायर आ गया। डेप्रिसिएशन में आए हैं तो न्यूमरेटर में भी रुपीज है, डिनोमिनेटर में भी रुपीज है। जब इस तरह का केस आ जाए तो इस केस में फिर जो रेट निकलता है वो एज परसेंटेज निकाला जाता है। अब यहां पे रुपीज पर स्क्वायर मीटर या पर किलोवाट आवर नहीं आएगा, ये रुपीज ओवर रुपीज है। तो यहां पे इस तरह के केसेस में जब आपकी बेस भी रुपीज में है, कॉस्ट होती रुपीज में है, बेस भी रुपीज में आ जाए तो फिर आपका रेट परसेंटेज में निकलता है। ठीक है, तो ये ख्याल रखना है जब भी अपोर्शनमेंट करते हुए आपकी बेस भी रुपीज में आ जाए तो रेट परसेंटेज में निकलेगा। अब यहां से मैं पता लगा हमारा डेप्रिसिएशन का रेट 5% ऑफ मशीन वैल्यू है। अब हर डिपार्टमेंट की मशीन वैल्यू हमारे पास है जी, ये नहीं पढ़ा बेटा। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपसे क्लास में शेयर किया हुआ। डेप्रिसिएशन क्या होती है कि बताया था ना, तुम ऐसे सीधा हो गए जैसे नहीं बताया था। मैं बताया था कि नहीं बताया था? डेप्रिसिएशन क्या होती है बताया था? बताया था। डेप्रिसिएशन प्लांट एक हमने खरीदा जिसकी लाइफ 10 साल है। वो प्लांट जो हमने खरीदा, जब खरीदा तो अगले 10 साल हमने इसको इस्तेमाल करना है, उसको हम एज एसेट रिकॉर्ड करते हैं। और फिर 10 साल जैसे जैसे उसको इस्तेमाल करते रहते हैं, उसकी कॉस्ट को हर साल कुछ कुछ करके प्रॉफिट एंड लॉस को एज एक्सपेंस चार्ज करते रहते हैं, क्योंकि इस्तेमाल की वजह से वो एसेट आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यू कम होती जाती है। और वो वैल्यू को एज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करने के लिए हम एक रेट यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर मैंने एसेट को 10 साल इस्तेमाल करना है तो मेरा डेप्रिसिएशन का रेट होगा 10%। हर साल उसकी कॉस्ट का 10% कम करते जाओ। अगर एसेट को मैंने 20 साल इस्तेमाल करना है तो मेरा रेट होगा 5%। हर साल एसेट की कॉस्ट का 5% हिस्सा कम करते जाओ ताकि 20 साल में वो जीरो हो जाए, खत्म हो जाएगा। 20 साल में एसेट लाइफ 20 साल है तो 20 साल मैंने इस्तेमाल करना है तो उसकी कॉस्ट को 20 साल में तकसीम करना है। तो डेप्रिसिएशन होती है वो आपको एसेट की वैल्यू की तकसीम, सालाना तकसीम नजर आती है कि भाई एसेट की वैल्यू में से सालाना हमने कॉस्ट में कितना चार्ज करना है। तो हमें बताया गया भाई 1 लाख की मशीनरी है, आप सालाना 5000 उसमें से चार्ज कर रहे हो, इसका मतलब आप 5% ऑफ द वैल्यू चार्ज कर रहे हो। तो जब हमारी पॉलिसी है 5% ऑफ द वैल्यू की, वो हमें रेट यहां से पता लग गया। अब हम डिपार्टमेंट वाइज देख लेते हैं कि भाई हमारे डिपार्टमेंट जो है, एक असेंबली है, एक हमारे पास फिनिशिंग है, एक हमारे पास मेंटेनेंस है और एक हमारे पास कैंटीन है। हर डिपार्टमेंट में जितनी मशीन वैल्यू है उस पे 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। असेंबली में 45,000 की मशीन है हमारे पास, तो इसका 5%, इसकी डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 2250। फिनिशिंग में हमारे पास 35,000 की मशीनरी है, इस पे 5% के हिसाब से इसका सालाना कॉस्ट कितनी है? 1750। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में हमारे पास 11,000 की मशीनरी है, इसका 5% 550। और कैंटीन डिपार्टमेंट में हमारे पास 9,000 की मशीनरी है, इसका 5% 450। जनाब ये जो हमारी 5,000 की टोटल डेप्रिसिएशन थी उसको हमने हर डिपार्टमेंट में तकसीम कर दिया। अपोर्शनमेंट, जॉइंट कॉस्ट को डिपार्टमेंट्स में तकसीम करना। तो ये जनाब हमारी जॉइंट कॉस्ट डेप्रिसिएशन थी, उसकी तकसीम हमारे पास आ गई है। इस तकसीम को भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। मशीन डेप्रिसिएशन जो 5,000 की है उसकी तकसीम 2250, उसकी तकसीम 1750, उसकी तकसीम 550 और 450। ये जो हमारी डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी तकसीम होगी, अपोर्शन होगी। हमारी लिस्ट में एक आखिरी कॉस्ट रह गई है, वो है जी इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर 16,520। इसको जब हम यहां पे आते हैं तो ये तो ऑलरेडी इसका डिपार्टमेंट वाइज ब्रेकअप हमें गिवन है, इसका मतलब ये एलोकेशन होने जा रही है। तो जनाब आखिरी कॉस्ट हमारी इनडायरेक्ट लेबर, इसकी हम करेंगे एलोकेशन। मतलब हमें जो टोटल कॉस्ट 16,520 रुपए है, इसका ब्रेकअप हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। 1600, 222, 11,200 एंड 1,500। लीजिए जी, हमने तमाम ओवरहेड कॉस्ट को डिपार्टमेंट वाइज तकसीम कर दिया। हमसे यही मांगा गया था कि भाई ओवरहेड डिपार्टमेंट वाइज टोटल ओवरहेड बताइए। अब हमें सिर्फ सम करना है कि हमारी फैक्ट्री के टोटल ओवरहेड ये हैं, इसमें से असेंबली को इतने जाएंगे, फिनिशिंग का हिस्सा इतने हैं, मेंटेनेंस का हिस्सा ये है, कैंटीन का हिस्सा ये है। वी जस्ट हैव टू डू द टोटल एंड वी आर डन विद दिस इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन 1 हमने की, बिल्कुल सेम पैटर्न पे इलस्ट्रेशन 2 भी है। दैट इज योर होम असाइनमेंट। इलस्ट्रेशन 2 आपकी होम असाइनमेंट है, रिपीट एक्टिविटी है। आगे चल के मजीद हमने काफी काम करना है, तो ये बेसिक एक्टिविटी, इसी की रिपीट एक्टिविटी आप कीजिएगा।
तो कल हम मजीद आगे जो स्टेप नंबर 4 है वो करेंगे, स्टेप नंबर 5 है, उस पर बात करते जाएंगे कल परसों ऑनवर्ड, और साथ से ये चीजें रिवाइज होंगी आगे इलस्ट्रेशन में, सवालों में मेरे साथ भी आप ये चीजें कर रहे होंगे। बट फिलहाल आई वांट टू डू अ रिवीजन। पहले इलस्ट्रेशन 1 को रिवाइज कीजिएगा, फिर इलस्ट्रेशन 2 एज असाइनमेंट परफॉर्म कीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।